सर, आपने बहुत अहम बातें की, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने इंटरनल कू का जिक्र किया, क्या इस पे आप कुछ हमें ज्यादा कोई तफसील हमसे शेयर कर सकते हैं कि ये इंटरनल कू किस वजह से हुआ? क्योंकि अब इतना अरसा गुजर चुका है, जो बाहर बैठी क़यादत है, इट लॉस्ट टच विद द पीपल ऑन द ग्राउंड, या यहाँ जो लोग थे जो ऑन द ग्राउंड थे उनमें जिस शऊर का आपने जिक्र किया उसकी वजह से एग्जैक्टली बिकॉज ये एक अहम नुक्ता है जो और किसी ने कभी हाईलाइट नहीं किया। वो जो वेपन्स की बात है और सियासी क़यादत की बात है, वो तो पहले भी डिस्कस होती रही है। जी, देखें, जब ये मुसल्लह तहरीक शुरू हुई है नवाब अकबर भुगटी की शहादत के बाद 2006 में, तो उसको उस वक्त अक्सर इसमें मुख्तलिफ धड़े थे, लेकिन जो 2-3 धड़े थे वो कम अज कम ये सरदार लीड कर रहे थे या उनके ख़ानदान के लोग लीड कर रहे थे, और वो अक्सर यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में बैठे वहाँ से अगले 7-8 साल इसकी कमांड एंड कंट्रोल संभाल रहे थे। तो इस दौरान ये वो पीरियड है जब रियासत ने भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, और ये मुसल्लह तहरीक भी जो है वो कहीं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, इनको काफ़ी सारे नुकसानात उठाने पड़े। तो आई थिंक ये वो पीरियड था जब जो ग्राउंड पे बैठे कमांडर थे उसमें इनके जंगजू में चूंकि अक्सर पढ़े लिखे नौजवानों की थी, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और वो समझते थे कि ये जो नाकामी है वो सिर्फ जो इनकी नाकामी वो समझते थे वो सिर्फ रियासत की ताकत का इस्तेमाल की वजह से नहीं थी, वो बल्कि जो इनकी हिकमत अमली थी, और उसमें वो यकीनन जो बाहर बैठी क़यादत को भी पार्शली जिम्मेदार समझते थे। तो आई थिंक वो उन्होंने फिर इवेंचुअली इंटरनल जो कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और आई थिंक उसमें उन्होंने दे टुक अ लीफ आउट ऑफ द तालिबान्स बुक, और उन्होंने उससे पहले चूंकि आपको याद है 2007 से 2014 तक तो तालिबान की जो इंसर्जेंसी थी वो बहुत मौसर थी, तो उसमें से जो एक उन्होंने टैक्टिक सीखा वो ये खुदकुश हमलों का था, और उसमें उन्होंने जो इसके बानी थे उसने पहला स्टार्ट एक तरह से अपने ख़ानदान से, अपने बेटे से लिया, और आई थिंक उसने एक बड़ी सिंबॉलिकली पावरफुल इम्पैक्ट डाला है नौजवानों पर। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ऑब्वियसली अभी तो यहाँ बहस ही चल रही है कि डायलॉग होना चाहिए कि नहीं, बट आप इस पे भी रोशनी डाल चुके हैं, और कि क्या अभी भी वक्त है डायलॉग करने का, कोई गुंजाइश बची है? देखिए, जब विल हो तो डायलॉग या सियासी हल के लिए तो हर वक्त गुंजाइश है। सिर्फ फर्क ये है कि आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले जिन टर्म्स पे डायलॉग हो सकता था, आज उन टर्म्स पे नहीं हो सकता। आज रियासत को, सियासी अशराफिया को बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल कंसेशंस देनी होंगी, तब जाके डायलॉग के लिए कोई हालात साजगार बन सकते हैं। एज इट इज, एज ऑफ नाउ, कोई मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या कंसेशंस के बगैर इस वक्त मुज़ाकरात के लिए भी हालात अब साजगार नहीं है, और जितना वक्त गुजरेगा मैं समझता हूं ये टर्म्स या ये कीमत ज्यादा बढ़ेगी और उतने ही हालात मजीद नासाजगार होते जाएंगे। बट ये जो टर्म्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वेरी क्विकली, जी, वुड यू लाइक टू गो इनटू सम डिटेल? जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मेजर कंसेशंस या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है जिसको करके शायद मुज़ाकरात और एक ग्रैंड सियासी डायलॉग की तरफ बात बढ़ सकती है, वो ये है कि सबसे पहले तो मिसिंग पर्सन्स का इशू रिजॉल्व करना होगा, और इस पूरे प्रोसेस में ये जो अभी 3-4 स्टेप्स मैं ले रहा हूं, इसके लिए एक आज़ाद पावरफुल सियासी लोगों की वो कमेटी बनानी होगी, सिविलियन सियासी क़यादत की, जिसमें बलूचिस्तान के कौम परस्तों से लेके बाकी क्रेडिबल लोग शामिल हो, जो इसको सुपरवाइज करें और क्रेडिबल कमिटमेंट देके ये काम होगा। तो उसमें मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करना, जो लोग जिंदा है उनको रिलीज करें, अगर उन पर कोई इल्जामात है ड्यू प्रोसेस के तहत ट्रीट करें, पाकिस्तान की अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं,